कॉमन ऑफ घेतला काय पोरांनी? सामूहिक कॉमन ऑफ ते इंजिनिअरिंगला असतं तसं. ते मुलं असं ठरवून घेतात की आम्ही कॉलेजला जाणारच नाही. त्याला कॉमन ऑफ म्हणतात ना. ते कॉमन ऑफच असतं ते. सामूहिक म्हणजे सर्वांनी मिळून घेतलेला. तिकडे बघा लेफ्ट. आता लिफ्ट असते, लिफ्ट मध्ये बघा एक मास असतं, पेंडुलम टांगलेला आहे समजा, तर तुम्ही स्वतःला पकडून घेतलं तरी चालेल. ठीक आहे. दोघं केसेसमध्ये आता इथे केसेस दिलेले बघा त्यांनी. पहिली केसमध्ये ऍक्सिलेशन वर आहे, दुसऱ्या केसमध्ये ऍक्सिलेशन 0 आहे. नीट बस रे. तिसऱ्या केसमध्ये ऍक्सिलेशन खाली आहे. ठीक आहे. सो प्रत्येक केसमध्ये ऍक्सिलेशन लागल्यामुळे टेन्शन आणि एमजी कसं अप्लाय होतं ते बघायचं आपल्याला. या ठिकाणी काय झालं, एमजी खाली टेन्शन वर लागणार आहे, कारण ते स्ट्रिंग आहे ना, ते टेन्शन वर लावते त्याला, ओढून धरलं आणि वरतून ते रिजिड सपोर्ट पासून या मासने खाली ओढून धरले म्हणून ते तिकडनं आणि इकडं टेन्शन हमेशा दोन्ही क्रॉस लागतं. ते कुठली स्ट्रिंग असली ना तर दोन मासेस एकमेकाला जर ओढतायत तर याचं टेन्शन इकडे लागतं आणि याचं टेन्शन इकडे लागतं. दोघं एकमेकाला इक्वल अँड ऑपोजिट बॅलन्स करत असतात. ठीक आहे. सो मग त्यानंतर काय असतं, आपल्याला इकडे ऍक्सेलेरेशन खाली येते म्हणजे आता याचं एमजी जास्त आहे आणि याचं टेन्शन जास्त आहे. याचं मागच्या केसमध्ये तर कोण जास्त आहे त्याच्यानुसार ठरतं ते की कोणाला कोणाला मायनस करायचं बॅलन्स शीट करतात. मग बेसिक क्वेश्चन आहे बघा आपल्या बॅलन्स शीटचा. तर याच्यामध्ये तुम्हाला तीनही केसेस दिलेले. तर फर्स्ट केसमध्ये काय होतं, ऍक्सेलेरेशन खाली यायचं बरोबर. आता इथं काय सांगतो तो, इन्क्रीजिंग वेलॉसिटी वाढते डाऊनवर्ड डायरेक्शन. हे काय होतं, वेलॉसिटी कॉन्स्टंट झाली म्हणजे वेलॉसिटी 0 होती त्या केसमध्ये, म्हणजे ऍक्सेलेरेशन 0 होते. वेलॉसिटी 0 नाही, वेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे म्हणून ऍक्सेलेरेशन 0 होते. कळलं? वेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे म्हणून ऍक्सेलेरेशन 0 होते. आणि थर्ड केसमध्ये डिक्रीजिंग वेलॉसिटी म्हणजे काय, आपण लिफ्ट वर जातोय, वर ऍक्सेलरेट होतोय म्हणजे काय, ग्रॅव्हिटीच्या अगेन्स्ट. आणि ग्रॅव्हिटीच्या अगेन्स्ट जी गोष्ट होते तिची वेलॉसिटी काय होत जाते, डिक्रीज होत जाते. ठीक आहे. का? मी महानगरपालिकेमधून आलेली आहे. अच्छा. मला कुटुंब प्रमुखाचं नाव पाहिजे आणि लोकसंख्या पाहिजे. लोकसंख्या 4. लहान बाळा कोणी आहे का? नाही नाही. ठीक. सो बघा, व्हर्टिकल मोशन ऑफ अ बॉडी. हेमांगी कमलाकर विलास नेमाडे. नेमाडे नेमाडे हो. मोबाईल नंबर 9561 85 3767. नाही. ठीक आहे, चला लक्ष द्या इकडे. तर मग आपण या केसमध्ये काय होतंय, तुमची जी बॉडी ती खाली ओढली जाते बरोबर. मग कुठला फोर्स जास्त असणार इथं, एमजी बरोबर. तर इथं यांनी आता यांनी इथं काय केलंय, डिक्रीजिंग वेलॉसिटी सांगितली त्यांनी, म्हणजे मुव्हिंग डाऊन विथ डिक्रीजिंग वेलॉसिटी किंवा मुव्हिंग डाऊन विथ इन्क्रीजिंग वेलॉसिटी. आता ते डिक्रीजिंग आणि इन्क्रीजिंग नुसार ठरवून घ्यायचं होतं की कोण मोठा आणि कोण लहान. ठीक आहे. म्हणजे वेलॉसिटी अप जाते तेव्हा इन्क्रीजिंग वेलॉसिटी, म्हणजे मुव्हिंग विथ इन्क्रीजिंग वेलॉसिटी. जेव्हा मूव्ह अप आपण वर जातो इन्क्रीज वेलॉसिटी करत करत आणि डाऊन येतो डिक्रीज वेलॉसिटी करत करत, त्यावेळेस काय कनेक्शन असतं इथं तुम्ही प्रत्येक वेळेस जर बघितलं काही केसेस त्यांनी त्याच्यात दिले का ते बघते. हा वेलॉसिटी बघा, आपण अप चाललोय ना म्हणजे वेलॉसिटी वाढत चालली कुठेतरी, बरोबर की नाही. मुव्हिंग अप वेलॉसिटी किंवा मुव्हिंग डिक्रीजिंग डाऊन वेलॉसिटी दोन्ही केसेस घेऊ शकतात ते. कशी घ्या, फक्त वेलॉसिटी आली पाहिजे, ते काय झाली पाहिजे, चेंज झाली पाहिजे. कशी झाली पाहिजे, चेंज झाली पाहिजे. चेंज झाली की आपल्याला ऍक्सेलेरेशन मिळतं. आता त्याचा रिझल्टंट फोर्स कुठल्या बाजूला चाललाय, वरती का ना. ऍक्सेलेरेशन कुठे आहे, वर आहे ना. मग कोण जास्त असणार, टेन्शन जास्त असणार. इकडे ओढणारा फोर्स हा मॅक्झिमम असेल आणि खाली ओढणारा फोर्स एमजी पेक्षा मॅक्झिमम असेल, पण खालचा मिनिमम असेल, वरचा मॅक्झिमम असेल. मग काय व्हॅल्यू शीट आलं पाहिजे, मॅक्झिमम वरून मिनिमम मायनस केल्यानंतर आपल्याला ऍव्हरेज फोर्स भेटला पाहिजे. कळलं. पुन्हा त्यानेच सॉल्व्ह करायचं, या इक्वेशनने आपल्याला सगळे आन्सर मिळतात. याचं काय कनेक्शन येईल, ऍक्सेलेरेशन जो 0 आहे याचा अर्थ काय, हे बॅलन्स शीट आहे म्हणजे कुठंच काहीच नाही. म्हणजे याचा अर्थ तो एम इंटू ए जो येतो ना, त्याच्यामध्ये ए 0 झाल्यामुळे तो एम ए काय होऊन जाईल, 0 होऊन जाईल.
ऍव्हरेज फोर्स काय आहे 0 आहे. आणि मग कोणालाही कोणातनं मायनस करा तुम्ही. समजा याच्यातनं जर तुम्ही याला मायनस केलं, टी मायनस एमजी केलं, तरी पण आन्सर तुम्हाला काय भेटलं पाहिजे 0. आणि इकडच्या केसमध्ये ऍक्सेलरेशन जर खाली लागतंय म्हणजे एम ए कुठं लागलेलं आहे खाली, याचा अर्थ एमजी ची व्हॅल्यू कशी असणार जास्त आणि टेन्शनची व्हॅल्यू कशी असणार मिनिमम. मग जास्त व्हॅल्यू मधून मिनिमम वाली व्हॅल्यू मायनस केल्यानंतर रिझल्टंट फोर्स भेटला पाहिजे. आता भरपूर वेळेस केलंय आपण, यात काही प्रॉब्लेम नसेल. मग लिफ्टचे क्वेश्चन आले की असं थोडं नीट लक्षात ठेवायचं. आता इथं एक कंडिशन आहे बघा, ही बॉडी इज ऍट रेस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्झर्वर इनसाइड द लिफ्ट. ठीक आहे. आता हे बाहेरनं बघणाऱ्याला वाटतं तसं, हे कोणाला वाटतं, बाहेरनं जो बघतो त्याला ते फील होतं, ते आपण वरती बघितलं ते. पण जो आतमध्येच आहे म्हणजे लिफ्ट मध्येच आहे, मग त्याची पण व्हेलॉसिटी लिफ्ट एवढीच असते ना, बरोबर की नाही. मग त्यांचे मध्ये रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी येते का, नाही येणार ना. तो लिफ्ट सोबतच तो पण मूव्ह होतो. मग पेंडुलमची त्याला व्हेलॉसिटी दिसणार नाही. तो पण त्याच व्हेलॉसिटीने जातो, तो पेंडुलम पण त्याच व्हेलॉसिटीने जातो. दोघांचं सेम ऍक्सेलरेशन सेम व्हेलॉसिटी. या केसमध्ये कनेक्शन असं होतं बघा. मग हे तुम्हाला विचारतात की ऑब्झर्वर आउटसाइड आहे का इनसाइड आहे. आउटसाइड असेल तर नॉर्मल केस आहे, ते बाहेरनं बघतो तो त्याला, मग त्याला तो मूव्ह होताना दिसतो. पण जर ऑब्झर्वर लिफ्टच्या मध्येच असेल, ठीक आहे, तर मग त्याला तो काही मूव्ह होताना दिसत नाही. तसं नाही आलं ते, फक्त आपण व्हर्टिकलचं बघतोय बॅलन्स शीट. आपण त्याला एक्स्ट्रा ऍडिशनल कुठला फोर्स दिलेला नाहीये, फक्त मोशनमुळे काय होतंय तेवढंच विचार करतोय आपण. व्हर्टिकल मोशनमुळे हॉरिझॉन्टल एकही फोर्स दिलेला नाही. हॅलो, ठीक आहे. बरोबर. आता ही कंडिशन बघा, त्याने काय म्हटलंय, बॉडी इज इन द रेस्ट. खाली टेबल आणि डायग्राम दिली बघा. तर ही कंडिशन या कंडिशनसाठी, ठीक आहे. काय काय म्हणतो तो इथं, आपण लिफ्ट मध्येच आहोत आणि बॉडी इज ॲट रेस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्झर्वर इनसाइड द लिफ्ट. लिफ्टच्या आतमध्ये असणाऱ्या ऑब्झर्वरला ती बॉडी, जे काय बॉडी, आता समजा आपण पेंडुलम म्हटलंय, तो पेंडुलम रेस्ट मध्येच असल्यासारखा वाटतो का. जसं आता मी अर्थच्या रोटेशनने फिरतोय, बरोबर. इथं मी बसलेलो, समजा अर्थ एक रोटेट होते काहीतरी, म्हणजे तिची काहीतरी व्हेलॉसिटी आहे, सगळं काही तिच्याकडे, आणि तेवढ्याच व्हेलॉसिटीने तुम्ही पण फिरायला लागलेत ना. मग मला तुम्ही मोशन मध्ये दिसतोय का, आपण दोघंही एकाच मोशन मध्ये म्हणून, कळलं का. दोघांची रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी जर 0 असेल तर दोघांमध्ये व्हेलॉसिटी किंवा ऍक्सेलरेशन मध्ये डिफरन्स येत नाही. रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी 0 असली पाहिजे, तेव्हा डिफरन्स येत नाही. रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी आली की तुम्हाला डिफरन्स दिसायला लागतो. कळलं. मग इथं तेच म्हणतोय तो. आता सिन्स द बॉडी इज इन ऍट दी रेस्ट, बॉडी कशामध्ये, रेस्ट मध्ये. म्हणजे फील झाला असेल ना, काही लागली मोबाईलची सिस्टम. अच्छा, हा ठीक आहे, लक्ष द्या इकडे. तर मग इकडे काय होतंय बघा, ही लिफ्ट आहे. लिफ्ट वरती आपल्याला टेन्शन आणि हे एमजी डॅश का पण म्हटले ते इथं माहिती का, ते तुम्ही लिफ्ट मध्ये असल्यामुळे तुम्ही आणि तो बॉडी यांची जी ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे, ती तुम्हाला ऍक्च्युअल ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी फेल होणार नाही. कारण तुम्हाला ऍपरंट जाणवेल. मग त्याच्या याच्यामध्ये जो चेंज असेल आणि तुमच्या याच्यामध्ये जो चेंज असेल तो ऍपरंट चेंज असेल. मुळात तुमची काय असते, ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी सेम असते ना. तुम्हाला वाटतं की थोडंफार चेंज होत आहे, पण मुळात ते चेंज होत नाही. त्याला ऍपरंट असा शब्द वापरतात किंवा चेंज झालेली ग्रॅव्हिटी म्हणतात. तर मग हा एमजी येणार आणि हा ह्या टीला काय करेल, बॅलन्स करेल. मग त्या केसमध्ये असं होतं बघा, टी इज इक्वल टू एमजी डॅश. कळलं का. आता ही जी वाढलेली किंवा घटलेली ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असते, हे जी डॅश. जी डॅश काय प्रकार आहे ते बघा, ऍपरंट ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. ऍपरंट का, कारण तुम्ही जातायत वर, बरोबर. मग तुमचं स्वतःचं काय आहे,
ऍक्सेलरेशन. आता हे ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ना. हा, मग आता तुमचं वेट तुम्हाला कसं फील होईल बघा. मी तुम्हाला मागच्या वेळेस सांगितलं होतं बघा. तुम्ही जर लिफ्ट मध्ये बसला आणि लिफ्ट वर जायला लागली की तुम्हाला तुमचं वेट हेवी झाल्यासारखं वाटतं. ते वेट म्हणजे ऍक्च्युली तुमचं मास चेंज होतं का? मग वेटचा फॉर्म्युला काय असतो? मास इंटू ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आता मास युनिव्हर्स मध्ये सर्व ठिकाणी कसं असतं? सेम असतं. ते कॉन्स्टंट आहे. युनिव्हर्स मध्ये कुठेही जा, कसं जा, काही का. बदलतं फक्त कोण? मग तुम्हाला तर हेवी झाल्यासारखं वाटतं म्हणजे तुमची ग्रॅव्हिटी चेंज झालेली आहे. मुळात ते होत नसते. ते वाटते की झाली. कळलं? हा. मग ह्याला ऍपरंट चेंज इन ग्रॅव्हिटी म्हणतो आपण. ऍपरंट चेंज इन ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. याला फक्त ग्रॅव्हिटी शब्द वापरायचा नाही, याला ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी शब्द वापरायचा. ऍक्सेलरेशन येते. काय ऍक्सेलरेशन? मग तुम्हाला वरती गेल्यावर तुमचं वेट जास्त जाणवायला लागते की नाही? मग मुळात तुमची ही जी ची व्हॅल्यू काय झाली असेल? वाढली असेल ना, तेव्हा तर वेट वाढतंय. हे जी वाढल्याशिवाय वेट वाढणार आहे का? वेट मास तर वाढतच नाही. मग फक्त कोण वाढत असेल इथं? ऍक्सेलरेशन वाढत असेल ना. मग ऍक्सेलरेशन वाढतंय म्हणजे काय? तुमच्या ऍक्सेलरेशन मध्ये कोणीतरी ऍड होतंय. कोण ऍड होतोय? तुमचं स्वतःचं ऍक्सेलरेशन. कळलं का? नाही कळलं? तो इधर जी डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी आता क्या उधर? जी डैश इज इक्वल टू जी प्लस ए. तुम्हारा खुद का एक्सेलरेशन और अर्थ का एक्सेलरेशन दोनों ऐड हो जाते जब तुम ऊपर जाते. जी प्लस है कि जी माइनस है? जी प्लस है ना रे. प्लस ये हो जाता है जब तुम ऊपर जाते टाइम ना वेट बढ़ जाता है. साधा कॉमन सेंस लक्षात ठेवा. ऊपर जाते टाइम वेट कम लगता है ज्यादा? ज्यादा. तो ज्यादा लगता तो ग्रेविटी बड़ा होगा ना. तो घटेगा कैसे? नहीं, लेकिन अपने को जी नीचे की तरफ लगता है ना, वो और साइन एक्सेलरेशन अपना ऊपर की तरफ होगा. साइन कन्वेंशन रिलेटिव चल रहे हैं ना इधर. रिलेटिव चल रहा है वो पूरा कॉन्सेप्ट. लिफ्ट जा रही ऊपर, ग्रेविटी लग रहा है नीचे, और लिफ्ट के अंदर तुम बैठे हो. वो कब बात रहती थी? जब तुम लिफ्ट के बाहर थे. माझा पाकिट आहे ना. तो ऊपर जाते टाइम जी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, और नीचे आते टाइम जी माइनस ए हो जाएगा. समझ गए क्या? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें. तो क्या आता है, तुम सोचो प्रैक्टिकली थोड़ा, तो रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा आसान हो जाएगा सारे फॉर्मूले लर्न करने में. ऊपर जाते टाइम एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, तो इसलिए वेट बढ़ जाता है, इसलिए हमें लगता है कि हम हेवी हो गए. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में तुम्हारा जो खुद का एक्सेलरेशन है वो ऐड हो जाएगा, तो नया वाला एक्सेलरेशन मिल जाएगा. और जब तुम नीचे आओगे तो वो तुम्हारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वो तुम्हारा वाला एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा. दैट्स व्हाई तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम फ्री हो रहे हो, क्योंकि वो काउंटर करता है नॉर्मल रिएक्शन. उसको काउंटर करने की वजह से तुम्हारा एक्सेलरेशन घटा देता है ग्रेविटी को. समझे क्या? हाँ. तो ये हमें हल्का हल्का ऐसा लगने लगता है, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल रिएक्शन है ना वो कम लगने लगती है, क्योंकि तुम नीचे जा रहे हो. समझे क्या? तो सारा रिलेटिव वेलोसिटी का कनेक्शन है. आज काय डिस्टर्बन्स चालले रे यांचं? हे बरोबर बंद करून. हा, हे बघा इथं नाही, ते इथं होणार आहे असं. ते खाली येताना एक्सेलरेशन इतने खाली येते हैं ना. सो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है तो यहाँ पे तुम ये जी डैश की बस वैल्यू याद रखो. जी डैश की वैल्यू आएगी जी माइनस ए, और यहाँ पे जी डैश की वैल्यू जी की इतनी ही होगी. वाई? बिकॉज कोई एक्सेलरेशन नहीं है. और यहाँ पे हम ऊपर जा रहे हैं तो दैट्स वाई जी डैश की वैल्यू आएगी जी प्लस ए. बस इतना ही चेंज होगा. ऊपर जाते टाइम प्लस करना, नीचे आते टाइम माइनस करना, और अगर कुछ नहीं होगा तो वैसे ही रखना. इतना ही चेंज है, बाकी सारे फॉर्मूले सेम है. ऊपर नीचे बैलेंस करने के बाद जी डैश की वैल्यू डालो. समझ गए? बहुत आसान चीज है वो. तो ये बस जी डैश की जगह पे जी प्लस ए डाल रहा है, जी डैश की जगह पे यहाँ पे जी डाल रहा है, और यहाँ पे जी डैश की जगह पे जी माइनस ए डाल रहा है. समझ गए? ऑनलाईन कळलं का रे? कुठं जाताना प्लस, कुठं जाताना मायनस करायचं? हो सर. हो सर. हा सम महत्वाचा आहे, पेपरला पडू शकतो. इथं हे टॉपिक संपतो हा पूर्ण. आता इथून फ्रिक्शन आहे.
फ्रिक्शन आतापर्यंत आपण कन्सिडर नव्हतं केलं, पण तो त्यांनी म्हटलं की फ्रिक्शन घ्या, तर घ्यावं लागतं. बाकी सगळं कसं तसं राहील, फक्त फ्रिक्शन फोर्स ऍड करत राहील. फ्रिक्शन फोर्सचे छोटे छोटे कॅल्क्युलेशन आहेत ते घेऊन टाकू आपण. आता फ्रिक्शन फोर्सेस असतात बघा. टेंजेन्शियल फोर्स डेव्हलप बिटवीन द टू सर्फेसेस ऑफ द कॉन्टॅक्ट so as to oppose their relative motion is known as a frictional force. जो त्यांच्या रिलेटिव्ह मोशनला अपोज करतो आणि दोन सर्फेसेसच्या मध्ये टँजेन्शियली अप्लाय झालेला असतो, त्याला आपण फ्रिक्शन म्हणतो. ठीक आहे. मग त्याच्यामध्ये 3 प्रकारचे फ्रिक्शन असतात: स्टॅटिक फ्रिक्शन, कायनेटिक फ्रिक्शन आणि रोलिंग फ्रिक्शन. स्टॅटिक फ्रिक्शन म्हणजे बॉडी रेस्टमध्ये असताना असते, कायनेटिक म्हणजे बॉडी लिनियर मोशन मध्ये असताना असते, आणि ट्रान्सलेटर मोशन किंवा लिनियर मोशन, आणि रोलिंग फ्रिक्शन म्हणजे जेव्हा बॉडी रोटेट होते. तर तिन्ही वेळेस वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्रिक्शन अप्लाय होतं. स्टॅटिक फ्रिक्शन सांगितलं मी तुम्हाला आताच. ते केव्हा असतं? जेव्हा बॉडी कशामध्ये असते? रेस्टमध्ये असते. रेस्टमध्ये असताना जे फ्रिक्शन त्याच्यावर अप्लाय झालेलं असतं त्याला स्टॅटिक फ्रिक्शन तुम्ही म्हणू शकता. खूप काही गरज नाही याला एक्झॅक्टली. फ्रिक्शनची सर्वात जास्त व्हॅल्यू कधी असते? स्टॅटिक फ्रिक्शनला. कारण बॉडी जेव्हा रेस्टमध्ये असते तेव्हा ते हायस्ट फ्रिक्शन ऑफर करत असते त्याला, म्हणून ती हलत नाही. आता बॉडी समजा हे इथं काहीतरी हा सपोज काय दिलाय, एक हे रिमोट आहे. हे रिमोट आता सध्याला रेस्टमध्ये आहे. याचा अर्थ असा आहे की याच्यावर फोर्सेस लागले नाहीत म्हणून लागलेत ना. फोर्सेस लगा है, फोर्सेस सारे के सारे लगे, ऊपर से एटमॉस्फेयर लगा के रखा है पूरा फोर्स, नीचे से नॉर्मल रिएक्शन लगा के रखा है पूरा, उसका खुद का वेट भी लगा है नीचे. तो लेफ्ट राइट सारी जगह से फोर्सेस कैसे है? इक्वल. मतलब सब जगह से फोर्सेस आते हैं, लेकिन हर एक दूसरे को काउंटर करके बैलेंस कर देता है. समझे क्या? फोर्सेस तो लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा, बस बैलेंस हो चुके हैं सारे के सारे एक दूसरे को काउंटर करके. तो दैट्स वाई वो हमें लगता है कि वो रेस्ट में है. तो रेस्ट में होने का मतलब फोर्सेस नहीं है ऐसी बात नहीं है, फोर्सेस है लेकिन उनका नेट फोर्स 0 हो गया है. नेट फोर्स का मतलब होता है सारे मिला के जो प्लस आएगा, आने वाले प्लस और जाने वाले माइनस हो वाले, तो वो पूरे मिला के फिर क्या बन जाएंगे? 0 हो जाएंगे. वो काउंटर कर देंगे एक दूसरे को डायरेक्शन की वजह से. अगर कोई एक अनबैलेंस फोर्स उसमें आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये डस्टर को मैं क्या करूं, यहां से एक अनबैलेंस फोर्स दे दूं. अनबैलेंस मतलब मैंने एक लगा है लेकिन उधर से काउंटर करने के लिए कोई नहीं है, तो फिर वो हिलेगा. समझिए? तो हिलता क्यों है वो? क्योंकि वो फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है वहां पे. तो कोई भी बॉडी जब रेस्ट में आती है, तो रेस्ट में होने के पीछे रीजन ये रहता है कि उसका नेट फोर्स 0 होता है. क्या होता है? नेट फोर्स 0. इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स नहीं है, फोर्स है, लेकिन उनकी सबकी सम होके 0 हो गए. समझा? हाँ. तो रेस्ट का मतलब बच्चों को क्या लगता है कि सारे फोर्सेस 0 हो गए. सारे फोर्सेस 0 नहीं है, कुछ नहीं लगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, और लगा होता है लेकिन सारे 0 होते हैं, ऐसा रहता है. तो फिर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे ये अगर रेस्ट में है तो मतलब नीचे से किसी न किसी ने उसको बहुत ज्यादा बैलेंस करके रखा है. फ्रिक्शन फोर्स बोल सकते हो तुम उसको. तो वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? ऊपर से लगने वाले सारे फोर्सेस को बैलेंस करके रखा है उसने. समझे क्या? अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसको यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, तो नीचे ये फ्रिक्शन जो रहता है ना, अगर ये हिल नहीं रहा है, फिर भी मैंने फोर्स लगाया लेकिन हिल नहीं रहा है, इसका मतलब ये सरफेस के कांटेक्ट में एक फ्रिक्शन फोर्स है काउंटर डायरेक्शन को. वो ये वाले फोर्स को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है. और बैलेंस होने की वजह से जब ये रेस्ट में रहता है ना, ऐसा हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फिर भी रेस्ट में है, तब जाके ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा रहती है. कोई भी बॉडी जब रेस्ट में रहती है तब सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू रहती है? फ्रिक्शन फोर्स की रहती है. फ्रिक्शन फोर्स हाईएस्ट वैल्यू में रहता है उस टाइम. और फिर बाद में सब जगह में फ्रिक्शन फोर्स फिर कम हो जाएगा, क्योंकि मोशन में आएगा तो फ्रिक्शन अपने आप कम होने लगता है. समझ गए? तो जितना ज्यादा रेस्ट में रहेगा या रेस्ट कंडीशन में रहेगा, तो उतना ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आपको देखने को मिलेगा. उसके बाद में फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है? देखो, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज 0 in the condition when the body are relatively at rest and no external force is acting to move them relatively. मतलब जब ऐसा हो कि हमने एक बॉडी है, ये वैक्यूम में जाके रख दी. कहाँ पे? वैक्यूम में. अब वैक्यूम में इस पे कुछ नहीं है, बाहर से एटमॉस्फेयर नहीं है, उसका खुद कुछ नहीं है. हम मासलेस बॉडी कंसिडर कर लेते सब. क्या? हाँ, मतलब एजम्पशन है, हो तो नहीं सकता हो, बस एजम्पशन है. तो मासलेस क्या है? मासलेस बॉडी हमने कंसिडर कर ली. मासलेस लेने से क्या हो गया? उसका वेट जो आने वाला था वो भी 0 हो गया. बाहर से तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो वो तो फोर्स लगाएगा नहीं. हमने कहीं पे उसको लटकाया भी नहीं है, बस रोक दिया है, वो तो हवा में घूमेगा क्योंकि वहां पे तो घूमते रहते ऑब्जेक्ट. तो अब चीज ऐसी है कि इस पे ना कोई फोर्स नहीं है,
लेकिन फिर भी ये रेस्ट में रहेगा, लटका रहेगा, समझे? फोर्स लगेगा तो फिर ये लगा कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो हम बोलेंगे कि अगर ये इस पे कुछ फोर्स नहीं है तो फिर ये रेस्ट में तो है, लेकिन ये मिनिमम वैल्यू होगी फ्रिक्शन की सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स लगा ही नहीं है। अगर फोर्स लगेगा और उसको काउंटर कर रहा है कोई तो फिर फ्रिक्शन, लेकिन फोर्स ही नहीं लग रहा फिर भी रेस्ट में है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे कम फ्रिक्शन की वैल्यू इस केस में आती है, जब कोई फोर्सेस नहीं लगे फिर भी बॉडी रेस्ट में है, कोई फोर्स नहीं लगा, जीरो फोर्स, नेट नहीं, कोई नहीं लगा उस वक्त, तो मिनिमम फोर्स की वैल्यू इस वक्त आती है। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन मिनिमम और स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम। तो ये मिनिमम की तो केस हम लेते नहीं नॉर्मली, क्योंकि ये तो मतलब एरोस्पेस वगैरह में चला जाएगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन की कंडीशन हमें अर्थ पे दिखती है, तो हम सबसे ज्यादा किसकी कंडीशन को यूज करते हैं? मैक्सिमम फ्रिक्शन की कंडीशन को यूज करते रहते हैं। ठीक है, चलो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब तो मैंने बताया ना भी, अब कुछ तो भी फोर्स होगा उसको काउंटर कर देगा कौन? फ्रिक्शन फोर्स। अब ये जो होता है ना, ये क्या बोलता है कि अगर बॉडी अगर रेस्ट में आ रही है, बराबर है कि नहीं, तो बेसिकली कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में आ रही है ना, तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, उसने उसको पूरा तोल के रखा है, उसके वेट को। हमने यहाँ से कुछ नहीं लगाया, मतलब यहाँ से जो लगाया था वो तो बैलेंस हो चुका है इधर से एटमोस्फेयर की वजह से। तो एक ही फोर्स था जो उसको नीचे ऊपर खींच रहा था, कौन सा वाला? mg, वेट तो खींचेगा ही ना नीचे, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, बैलेंस करके रखा होता है। तो हम mg को क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हैं क्या? अब इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि बॉडी किस में? रेस्ट में। तो फिर हम बोलेंगे कि ये रेस्ट में होने की वजह से हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स मिलता है वो हमें कैसा मिलता है? सबसे ज्यादा वाला मिलता है, उसको स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक इसलिए क्योंकि रेस्ट में है और उस वक्त सबसे ज्यादा वैल्यू क्या मिलेगी? तो क्या मिलती? तो ये नॉर्मल रिएक्शन की इतना वो फोर्स होना चाहिए, क्योंकि mg एक टाइप का फोर्स है। क्या है वो? फोर्स। ये क्यों फोर्स? फोर्स नहीं है, वेट एक फोर्स होता है। कैसे? mg, देखो मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो एक्सेलरेशन है ना वो, तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है। तो ये वेट एक टाइप का क्या है? फोर्स है। वेट को फोर्स ही बोलते तुम, समझे? तो ये एक फोर्स है जो नीचे की तरफ लगा है, वो फोर्स mg को हम नॉर्मल रिएक्शन लिखे तो भी चलता है, तो दैट्स व्हाई mg की जगह पे वो नॉर्मल रिएक्शन लिख रहा है, क्योंकि दोनों क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। और रही बात फ्रिक्शन फोर्स की, तो ये प्रोपोर्शनलिटी होता है। देखो, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल के काम चलाना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाला जाता है म्यू एस। म्यू एस का मतलब, म्यू मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक। देखो यहाँ पे दिया है, दो पेयर के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कोएफिशिएंट रहेगा। अब ये कोएफिशिएंट डिपेंड करता है सरफेसेस पे, इस पे डिपेंड करता है सरफेस। सरफेसेस कैसे है उसके हिसाब से कोएफिशिएंट अलग अलग रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने हर एक सरफेस के लिए लैब में कोएफिशिएंट निकाल के रखा है कैलकुलेशन करके। तो हमें ये कोएफिशिएंट की वैल्यू ऑलरेडी पता होती है, मतलब क्वेश्चन में देके रखेंगे कि कोएफिशिएंट ये नॉर्मली लाई करेगा 0 से लेके 1 तक। ये बेसिकली बताता है कि फ्रिक्शन कितना ज्यादा है कितना कम है। जितना वैल्यू 1 रहेगा उतना फ्रिक्शन सबसे ज्यादा रहेगा, जितना वैल्यू छोटा रहेगा उतना फ्रिक्शन सबसे कम रहेगा, समझे? कोएफिशिएंट है ना, तो कोएफिशिएंट हमेशा लाई करते हैं 0 से 1 के बीच में, तो परसेंटेज में बातें करते हैं। तो ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता हो, इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब देखो, ये बताया मैंने कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, वो जनरली मैक्सिमम और मिनिमम मतलब 0 इसके बीच में काम करता है। ठीक है, तो दुनिया में ना कभी भी स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कभी भी 1 नहीं होता, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, समझ गए? और 0 भी नहीं होता प्रैक्टिकली, वो भी इम्पॉसिबल है। 100% फ्रिक्शन कहां से लाओगे? होगा ही नहीं। तो जनरली क्या वैल्यू होता है? ये 1 ना होने की वजह से थोड़ा सा कम रहता है, 0.9999 रहेगा तो थोड़ा कम रहेगा, तो उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, इसकी भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, उनके बीच में वो स्टैटिक फ्रिक्शन घूमते रहता है। सबसे कम 0 हो सकता है, सबसे ज्यादा म्यूएस एन हो सकता है। म्यूएस का मतलब स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये फार्मूला याद रखो। अब ये हो गया स्टैटिक का कनेक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक के लिए बस हमने ये चीज याद रखनी है, कौन सी? ये वाली, कि मैक्सिमम स्टैटिक कोएफिशिएंट, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स क्या होता है?
तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे किसी ने mg लिख दिया तो भी चल जाएगा, mg लिखो, नॉर्मल रिएक्शन लिखो, डजंट मैटर। ठीक है, आगे चलो। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब क्या, जब बॉडी मोशन में आती है उस वक्त जो फ्रिक्शन होता है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इसके लिए बॉडी ने क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए रिलेटिव मोशन को, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे पे घूम रहे हैं तो मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, और रिलेटिव मोशन है तो उसको जो अपोजिशन होगा वो ये वाला फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ गए? तो इसमें इसकी मैग्नीट्यूड जो आती है वो बस वही आती है, वही फार्मूला है उसका। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक था, स्टैटिक वाला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो स्टैटिक फ्रिक्शन बनाएगा, तो काइनेटिक वाला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो काइनेटिक फ्रिक्शन बनाएगा। और जनरली एक वैल्यू है कि काइनेटिक वाला जो रहता है मतलब फ्रिक्शन, वो हमेशा लेस रहेगा स्टैटिक वाले से। मैंने बोला स्टैटिक की वैल्यू सबसे ज्यादा रहती है, रेस्ट में जब रहता है तब फ्रिक्शन सबसे ज्यादा रहता है, बाकी सारी केसेस में वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है स्टैटिक का और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है काइनेटिक का, वो काइनेटिक वाला स्टैटिक से कम रहता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाता है। नॉर्मल रिएक्शन तो नॉर्मल ही मिलने वाला है, तुम उसमें ले लो या इसमें ले लो, वेट तो वेट को बैलेंस करेगा। तो फर्क सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस में आते, समझिए। ऑनलाइन करते करेगा डोक्यावर चालला समझ। हाँ, थोड़ा थोड़ा इस शॉर्ट मध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करते। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ये भी वर्ड बहुत बार यूज हो जाता है कॉम्पिटिटिव में। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स is the maximum frictional force which can act between the two surface in contact, hence it is known as a limiting frictional force। मतलब वो ऐसी एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसमें मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है दो सरफेसेस के बीच में, समझेगा? उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलो या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलो, दोनों का मतलब बेसिकली एक ही है। बस स्टैटिक बोलते टाइम मैक्सिमम वर्ड यूज करना, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोला तो इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है। दोनों में से कुछ भी वर्ड यूज होगा तो क्या करता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जगह पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डाल देता है, फिर वो वर्ड ही नहीं समझता तो फिर कुछ नहीं समझता। तो दोनों का मतलब अल्टीमेटली एक ही है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की सबसे ज्यादा वैल्यू जब रहेगी तब उसको लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे, समझ गए? हाँ, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस पे है, ये सरफेस के कांटेक्ट पे डिपेंड है। अगर रफ रहेगा तो ज्यादा रहेगा, स्मूथ रहेगा तो कम रहेगा। दूसरी, इट कम्स इनटू द एक्शन व्हेन ओनली एन एक्सटर्नल फोर्सेस इज अप्लाइड टू द मूव द टू बॉडीज विद देयर सरफेस इन कांटेक्ट। ये सिर्फ तभी कांटेक्ट में आता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे लगा हो, मतलब बॉडी है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है कोई तो भी, लेकिन फिर भी वो मूव नहीं हो रही, तो उस केस में ये वाला जो फ्रिक्शन रहता है ना, फ्रिक्शन फोर्स, वो ये रहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। वो लिमिट रहता है, उस लिमिट तक वो फ्रिक्शन फोर्स उसको रेस्ट करके रखेगा, समझेगा? मतलब बेसिकली मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे ये रिमोट है, देखो अब ये रिमोट जो है इसका ये नीचे का फ्रिक्शन थोड़ा अच्छा है, तो मैंने ये रिमोट ले लिया, देखो ठीक है, ये रिमोट एक सरफेस पे रखा है, तो अब रिमोट का मैंने फोर्स लगाया है लेकिन हिल नहीं रहा है, तो मैंने फोर्स लगा के रखा है ना, लेकिन फिर भी ये किस में है, रेस्ट में। मैं लगा रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ इसको, तो फिर भी वो कुछ देर के बाद फिर हिलेगा। तो वो एक सर्टन वैल्यू आनी पड़ेगी इसकी, एक सर्टन वैल्यू रहेगी इसकी, उस वैल्यू को वो क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है, समझे क्या? तो वो जो सर्टन वैल्यू है वो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू रहेगी, वो इधर से काउंटर सबसे ज्यादा रहेगा, समझेगा? वो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्शन फोर्स है इधर का, उसके आगे चले गए तो फिर आपका फोर्स उसको डोमिनेट करके आगे चले, समझे क्या? तो वो जो लिमिट लगाई ना उसने, लिमिट है ना वो फ्रिक्शन फोर्स की, उस फ्रिक्शन फोर्स के आगे वो जा नहीं सकता है, समझेगा? उसके अगर आगे भी जाता तो वो आगे नहीं जाता था। तो वो फ्रिक्शन फोर्स की एक लिमिट है, वो फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट को लिमिट फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, और अल्टीमेटली मतलब वही हो गया, वो हाईएस्ट फ्रिक्शन फोर्स होगा उस बॉडी के अंदर जो उसको रेस्ट में बना के रखेगा। उसके
ऊपर जब भी फोर्स चला जाता है वो बॉडी मोशन में आ जाती है। समझ गया? तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा? सरफेस पे। सरफेस अगर रफ रहेंगे तो जल्दी वो पास नहीं होगा, वो लिमिट उसकी बढ़ जाएगी। तो लिमिट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है जब सरफेस क्या हो जाते हैं? रफ हो जाते हैं, और वो घट जाता है जब सरफेस क्या हो जाते हैं? स्मूथ हो जाते हैं। तो ये ना बहुत बेसिक सी चीजें है, लेकिन ये जो वर्ड्स है ना उसके मतलब आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि आपने आज तक बहुत सी चीजें देखी है, स्मूथ है तो घिस जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन अभी हम टेक्निकली समझ रहे हैं उसको कि वो हो क्या रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मतलब क्या होता है, कब आएगा, कब रोल में आएगा, ऐसी सारी चीजें। तो थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि बचकानी बातें हैं, लेकिन गौर से देखो, नई नई चीजें बहुत से। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग का मतलब क्या था? याद करो। जो हो सकता है प्रोबेबिलिटी। इम्पेंडिंग मतलब अगर हम इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी रख दे तो अपने आप नीचे आती है ना? आती नहीं क्या? अगर एक सरफेस इंक्लाइन रख दूं मैं तो ये अपने आप नीचे खिंच जाएगा ना, ऐसे देखो चला जाएगा। अब ये तो इसको ये है ठीक है, देखो समझ आ रही है? तो इंक्लाइन प्लेन पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया तो अपने आप क्या आ जाता है? नीचे आ जाता है। तो उस वाली मोशन को इम्पेंडिंग मोशन बोलते हैं, तो जो अपने आप उसको नीचे लेके आती है। समझेगा? तो स्टैटिक फ्रिक्शन इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करता है। मतलब अगर ये यहाँ से नहीं निकल रहा है तो मतलब नीचे जो फ्रिक्शन फोर्स है ना वो लगा के रखा है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग गया है, उसकी वजह से वो नीचे नहीं आ रहा। अब ये नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? इसका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर मैं पेन रख दूं तो वो आ जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ फ्रिक्शन लगा ही नहीं। हाँ, समझ गए? तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इम्पेंडिंग मोशन को होने नहीं देगा, मतलब बॉडी को नीचे गिरने नहीं देगा। ठीक है, चलो आगे चलो। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ये हर चीज के लिए अपने हिसाब से अलग हो जाता है। मतलब जो स्मूथ रहेगा उसके लिए कम रहेगा, जो जो रफ रहेगा उसके लिए ज्यादा रहेगा, तो सेल्फ एडजस्ट कर लेता है वो रफ स्मूथनेस के हिसाब से। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एमसीक्यू बन जाता है कॉम्पिटिटिव में। अब इतना सीखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अगर एरिया बढ़ जाएगा ना तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये चीज है कि एरिया का कांटेक्ट का कोई रोल नहीं होता, सरफेस का रोल होता है। सरफेस अगर स्मूथ है और सरफेस अगर रफ है तो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स में डिफरेंस आएगा, लेकिन एरिया कितना ज्यादा है और कितना कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें नॉर्मली ऐसा लगता है कि जितना एरिया ज्यादा उतना फोर्स भी, फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा लगेगा ना, ऐसा हमें लगता है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स अलग चीज है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अलग चीज है। स्टैटिक की बात तब रहती है जब वो रेस्ट में रहता है, और फ्रिक्शन फोर्स की बात जब तब रहती है जब वो काइनेटिक में रहता है, मोशन में रहता है। मोशन के टाइम अगर तुम एरिया बढ़ाओगे तो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा और घटेगा भी, लेकिन स्टैटिक में वो बात नहीं चलती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक्सेप्शन मतलब क्वेश्चन बन जाता है इधर। तो नॉर्मल हमारा कॉमन लॉजिक इसको सॉल्व नहीं कर पाता। ठीक है, याद रखना है चीज को। फिर तो यहाँ पे मॉडर्न व्यू, ओल्ड व्यू छोड़ो, कॉन्टैक्ट फोर्सेस बाद में पढ़ लो उसको। ठीक है, इतना सिखाने के बाद तो आ ही जाना चाहिए। देखो ये बॉडी है, यहाँ पे देखो ये फोर्स लगाया है हमने, ये वेट है, ये नॉर्मल रिएक्शन है कि नहीं? तो यहाँ पे एक फोर्स लगा के रखा है, देखो एक फोर्स एफ। ये कौन सा फोर्स है? ये छोटा वाला एफ। छोटा वाला एफ जो रहता है वो फ्रिक्शन रहता है, समझ गए? और कैपिटल वाला जो एफ रहता है वो अप्लाइड फोर्स रहता है। फिजिक्स में नोटेशन है, कैपिटल फोर्स एफ, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं अप्लाइड फोर्स को, जो आपने अप्लाई किया। और छोटा अगर एफ रहा, स्मॉल लेटर का एफ, तो उसका मतलब होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो दोनों एफ ही है, बस स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर पे ध्यान देना। तो कौन सा अप्लाइड और कौन सा फ्रिक्शन? ये अप्लाइड फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। स्मॉल एफ कैपिटल एफ से डिक्लेयर हो गया, और ये नॉर्मल रिएक्शन ये एमजी, तो यहाँ पे लग रहा है। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लग रही है इस पे, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर खींच रहा था, ये फ्रिक्शन फोर्स इसको इधर खींच रहा है, तो इनका ये बैलेंस मतलब रिजल्टेंट ऐसे आता है नॉर्मल रिएक्शन में। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालते फिर? तो ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट लेगा। वो दो वेक्टर को, दो ही वेक्टर ही है ना ये, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या है? वेक्टर है वो। तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, उनकी सम और उसका स्क्वायर। याद आएगा? वेक्टर चैप्टर में था। हाँ।
दो वेक्टर अगर ऐसे रहे तो उसका रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कैसे निकलती? रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड, तो अगर ये वेक्टर ए रहा, ये वेक्टर बी रहा, तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड थी ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो ये वही फॉर्मूला यूज किया है मैंने इधर, ठीक है। फिर वो यूज करके फिर वो सॉल्व कर लेगा, तो नीचे का तो आ जाएगा ना। ये कंडीशन है वो, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, हम निकालेंगे उसको पेपर में। एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे आ जाओ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? मतलब जो रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा, जैसे रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो उसका वाई एक्सिस के साथ जो एंगल आता है ना, वाई एक्सिस के साथ, उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या समझा? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन मतलब, वाई एक्सिस मतलब नॉर्मल रिएक्शन। तो बेसिकली ये बहुत गड़बड़ है इधर, तो ये डेफिनेशन में देके रखते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन ना देते हुए एक्स एक्सिस दे देते हैं। तो हमेशा हम एंगल किसके साथ कंपेयर करते हैं? एक्स एक्सिस के साथ। बस यहाँ पे अलग चीज है, फ्रिक्शन के समय वाई एक्सिस पे। हाँ, फ्रिक्शन के टाइम एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर ढूंढना है तो रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट कहाँ पे मिल रहा है तुम लोगों का? ये मिल रहा है ऐसा, है ना। तो रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर है, इनके बीच में जो एंगल रहता है, ये एंगल को लैम्बडा बोलते हैं और इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन फिर तुम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकाल सकते ऑब्जेक्ट ऐसे वॉल पे तो फिर एक्स एक्सिस के साथ से मतलब हो। हाँ, तो नॉर्मल के साथ, नॉर्मल का मतलब जहाँ पे नॉर्मल आएगा वहां पे लो, समझे? अब इसमें थोड़ा डेरिवेशन है, देखो एफ अपॉन एन, ये tan ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए यूज कर दिया। ये कैसे यूज कर रहा है वो? ये ट्रायंगल लॉ यूज कर रहा है, देखो ये रिजल्टेंट है, देखो ट्रायंगल लॉ। हम कोई भी वेक्टर को उसकी पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन पे डाल सकते हैं, बस उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ये एफ फोर्स को उठा के यहाँ पे डाल दिया, समझ गए क्या? डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा, देखो फिर एक रिजल्टेंट तो था ही, बराबर है, और एक नॉर्मल रिएक्शन तो थी इधर। तो फिर ये कौन सा लॉ से काम करेगा? ट्रायंगल लॉ से काम करेगा कि नहीं करेगा? और ट्रायंगल लॉ से काम करेगा। और दूसरी चीज तो ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी बन जाएगा, बन गया ना। इसकी वैल्यू एफ है, इसकी वैल्यू एन है, और इसकी वैल्यू एफ सी है, और ये 90 डिग्री है, और ये बीच में का एंगल कितना है? लैम्बडा। तो अगर तुम्हें लैम्बडा की वैल्यू चाहिए तो फिर तुम्हारे पास दो जो वेक्टर होंगे उनका यूज करो। कौन से वेक्टर तुम्हारे पास होते हैं? फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन तो नॉर्मली मिल जाता है, रिजल्टेंट फोर्स हमें डायरेक्टली पता नहीं होता। तो गिवन में हमारे पास जो डेटा होता है उसका यूज करो। तो हम क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? tan क्यू, क्योंकि ये, हाँ, ये लैम्बडा के लिए ये ऑपोजिट साइड है और ये एडजेंट साइड है। तो हमारे पास एडजेंट साइड है, ऑपोजिट साइड है, तो हम tan वाला यूज करेंगे। तो tan लैम्बडा की वैल्यू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेंट साइड हो जाएगी। तो ऑपोजिट साइड कितनी आ रही है उसकी? स्मॉल एफ, और एडजेंट साइड कितनी आ रही? नॉर्मल रिएक्शन, और ये आ जाएगा tan ऑफ लैम्बडा। तो यहाँ से वो डेरिवेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर tan को इधर शिफ्ट कर लो तो tan इनवर्स हो जाएगा। फिर ये आ गया। अब लैम्बडा की वैल्यू सबसे ज्यादा कब हो गई? मतलब मैक्सिमम एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है वो, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना हो सकता है? तो कितना हो सकता है? तो उस वक्त तुम्हारी नॉर्मल रिएक्शन तो उतनी मिलती है, tan इनवर्स तो उतना ही मिलता है, बस चेंज क्या होगा? ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। उस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि फार्मूला में देखो ना, चेंज होने वाली चीज ही नहीं कोई। नॉर्मल रिएक्शन कभी किसी के लिए चेंज नहीं होता। रही बात tan की, तो tan तो फंक्शन है, तो बचेगा कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा तब अल्फा की, लैम्बडा की वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगी। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन को लैम्बडा की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। मैक्सिमम फ्रिक्शन का फार्मूला अभी हमने देखा था, एफ मैक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा आ सकती है म्यू स्टैटिक कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। याद है क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन के टाइम सबसे ज्यादा होता है वो म्यू एस इनटू